जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसी है मेरी एग्रीकल्चर आर्मी? जरूर बताएंगे आप लोग कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त ही होंगे। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण का जो सूत्र निगमन था वो हमने सीख लिया था। और आज हम लोग सीखने वाले हैं उत्तल दर्पण का जो हमारा सूत्र होता है वो कैसे निकाला जाता है। पहले मैंने अध्ययन किया था किसका, अवतल दर्पण का सूत्र निगमन। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए सूत्र क्या होगा, उसका निगमन कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण का सूत्र निगमन। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुई थी वो हुई थी अवतल दर्पण के लिए सूत्र निगमन। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण का सूत्र निगमन देख लेंगे, प्लस आपका जो है आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, आवर्धन क्षमता के बारे में भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास आपकी होने वाली है, तो इसको शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। और देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको डायग्राम से बताऊं तो डायग्राम आपके सामने ऐसे है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसका इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और सबसे पहले आप इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लें, ये जरूरी है डायग्राम को सबसे पहले बनाना। जब आप डायग्राम बनाओगे तब जाके आपको थ्योरी बताऊंगा कैसे आपको थ्योरी लिखनी है। जब आपका डायग्राम अच्छे तरीके से बन जाएगा तब जाके आपको जो है थ्योरी लिखने में आसानी रहेगी। ये उसमें क्योंकि आपको मान के सारी चीजें लिखनी है, ये रटना आपको नहीं है। इसका डायग्राम जो आपको बनाओगे उसी के आधार पर इसकी थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम अपनी कॉपी पर बना ले, और हम भी जो है इसको एक पेज पर बना ले रहे हैं ताकि आगे आपको बार बार दिखाता रहूंगा कि कैसे कैसे इसका डायग्राम तैयार किया जाता है, कैसे कैसे इसको समझना है इस डायग्राम से। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी इसका नोट डाउन जल्दी से कर लें, डायग्राम को बना लें। रफली बनाना है, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल शिद्दत से, लेकिन रफली तौर पर आपको इसको बना लेना है। ठीक है, रफली तौर पर इसको तैयार कर लो जल्दी से। ठीक है, ये सारे काम आपको करने हैं क्योंकि आपको जब साथ ही साथ करते रहोगे ना कुछ सीखते जाओगे, वरना बाद में आप लोग नहीं करोगे, मुझे पता है। इसलिए आप लोग अभी जो है इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो आप लोग। प्रवीण जी, हाँ ड्रॉ कर लेना है इसको बढ़िया से। ड्रॉ हो जाए तो आप कमेंट कर देना, जब आपका बन जाए तो आप एक बार कमेंट कर देना प्लीज। ठीक है, जब आपका बन जाए तो आप कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, उसके बाद मैं इसको समझाना स्टार्ट करूंगा ताकि डायग्राम जो है ना ये बहुत जरूरी है। जब आपका डायग्राम एक बार बन जाता है तो आपको समझने में आसानी रहती है, और आप खुद डायग्राम जो ड्रॉ करोगे तो उसका एक अलग ही मजा है। जब अपने मन से आप डायग्राम खुद बनाओगे तो उसका एक अलग ही मजा आने वाला है। ठीक है, बन गया। कोई बात नहीं आयुष जी, आप आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आ गए। देखो आप लोग जब आते हो ना तब मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है, कि लाइव में बच्चे अच्छे हैं। हालांकि बाद में बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लेकिन जब आप लाइव रहते हो तो उसका अलग ही वो रहता है, ताकि सीधा कम्युनिकेशन हो पाता है ना। वैसे बाद बाद में बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन लाइव आने का एक अलग ही वो है। ठीक है, अब देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। अब डायग्राम में आपको समझाऊं तो इतना समझना है आपको। ये जो हमारा एम एन है, M1 और M2, ठीक है, इसमें क्या मैंने माना है, हाँ एन माना है, इसमें मैंने एन माना है ऐसे। तो M1 और M2 जो है इसको समझते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है भैया, ये हमारा अवतल क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण पर एक किरण जो है यहां से आती है, इस बिंदु से। ए वस्तु है, ये वस्तु है ए बी, ए बी नाम की वस्तु है। इस वस्तु से चलकर एक किरण आती है और इससे दर्पण से टकराने के पश्चात रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अब आपको ध्यान ये रखना है कि भैया अगर ये रिफ्लेक्ट कर गई है यहां से, अगर ये रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है, मान लो ये ना करती, अगर ये सीधी जाती, ठीक है, यहां पर ये ऐसे ना वो रिफ्लेक्ट होती, अगर ये आभासी तौर पर इधर हम मिला दें, मान लो कि हम ये मान के चलते हैं कि ये इधर चली गई, ठीक है, लेकिन आभासी तौर पर हम इसको अगर मिलाएं, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं
तो ये आएगा इस बिंदु पर। जब ये इस बिंदु पर आएगा किस पे, अक्ष पर, उसे हम फोकस का नाम देते हैं, उसे हम फोकस का नाम देते हैं। और एक किरण जो है, जो वस्तु है वहीं से निकलती है किरण, वो आती है यहां तक, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट तो ये भी करेगी, लेकिन हम इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि क्या आगे प्रतिबिंब बन सकता है, बनेगा, क्योंकि हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या इसको हम आभासी तौर पर बना रहे हैं। अगर यह आगे बढ़ाई जाए तो कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी, कहीं ना कहीं ये किरण और ये किरण आपस में टकराएंगी, जहां टकराएंगी आपस में आभासी तौर पर, वही हमारा प्रतिबिंब होगा। तो हमारा ए और बी ये सीधा प्रतिबिंब है, कैसा, सीधा, कैसा है, सीधा, ऐसे एरो ऊपर की तरफ है, सीधा एरो। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखो जो प्रतिबिंब बनना है आपका, वो भी सीधा बनना है। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश बन रहा है, या फिर इसी को A1 और B1 भी कह सकते हो, ठीक है, वही P1। समझने की बात यह है, यहाँ पर ये एरो ऐसे ऊपर की तरफ है, यहाँ पर भी एरो ऊपर की तरफ है, यानी कि हमारा उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो एक फैक्ट आपको यह पता चल गया कि उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ये हमारा इसका फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसको थ्योरी कैसे आपको लिखनी है ये आपको समझो, यहाँ पर थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी, इसको समझना है थोड़ा सा। चलिए समझते हैं थोड़ा सा क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला भैया, माना, राधे राधे सत्यप्रकाश जी, माना एक उत्तल दर्पण MN है। तो माना कि एक उत्तल दर्पण क्या है, MN है, तो ये MN मैंने मान लिया है, क्या है, M1 और N1, M1 और N1 जो है ये मैंने एक दर्पण मान लिया है, यहां से यहां तक, समझ में आई बात, दर्पण यहां पर मैंने मान लिया है। नेक्स्ट देखो, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, ध्रुव ये है, जिसका ध्रुव ये वाला बिंदु क्या है, ये P है, ध्रुव है, ठीक है। और फोकस F है, इसका फोकस क्या है, ये है, F दिया गया है, और वक्रता त्रिज्या C है, ये है, ये मैंने माना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट कह रहा भैया, दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु AB रखते हैं जिससे चलने वाली समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद दूर हट जाती है। कहने का मतलब है भैया, दर्पण से कुछ दूरी पर मैंने यहाँ पर एक वस्तु रखा जिसका नाम मैंने दे दिया AB नाम की वस्तु है, जो कि अक्ष के समानांतर जाती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाती है या फिर परिवर्तित हो जाती है किरण, ठीक है, या दूर हट जाती है दर्पण से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब ये किरण जो है ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, अब आती, अगर इसको हम मिलाएं ऐसे ऐसे तो ये फोकस पे जाके मिलती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। जो प्रतीत शब्द जुड़ गया है इसका मतलब इसको हम मतलब वास्तविक नहीं है, ये आभास हो रहा है कि ये यहाँ पर मिलेगी। उस किरण को पीछे बढ़ाने पर फोकस पर मिल जाती है, ये फोकस पे मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस प्रकार हमें एक प्रतिबिंब A1 और B1 प्राप्त होता है। तो भैया A1 और B1 हमारा जो है, या फिर A डैश या B डैश नाम का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो भैया ये डायग्राम ही आ गया हमारा, तो डायग्राम का हमारा तुम पहले से आपको समझा दिए हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैं ये बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ। इससे जब सूत्र निगमन करोगे तो आपके माइंड में रहना चाहिए भैया, हमें PB की दूरी, हमें PB1 की दूरी, और हमें R यानी PC की दूरी, और फोकस दूरी F का बराबर यानी PF की दूरी हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम सूत्र को सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी कि हमारा पोल से, हमेशा जो दूरियां नापी जाती हैं हमेशा पोल से नापी जाती हैं। कहाँ से, हमेशा दूरियां पोल से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं, ध्रुव से इधर या फिर ऊपर या फिर इधर कहीं पर भी हो सकता है। तो भैया हमारा जो वस्तु की दूरी U होती है वो इस P से इस B तक है कि नहीं है, तो हमारी ये हो गई वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी की बात करें हमारा, तो V की दूरी कहाँ होगी, इस पोल से प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ पर बनना है, तो P बराबर B1, क्या हमारा प्रतिबिंब का होगा, प्रतिबिंब की दूरी हमारी P से B1, ठीक है, PB1 हो जाएगा, PB1 हो जाएगा V, ठीक है। नेक्स्ट देखो वक्रता त्रिज्या कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो PC जो हमारा है वक्रता त्रिज्या होगी दूरी। नेक्स्ट क्या है, फोकस दूरी, फोकस क्या है, P से
एफ की दूरी यानी कि पी एफ की दूरी हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक, ये होती है इसकी दूरियां। ये क्या है, यही दूरियां है, हमें यही जो है निकालना होगा, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे कि भैया ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा होगा। चलो इसको हम करके यहीं पर आपको दिखाते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको हम दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, चलो अभी दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे आपको। ठीक है, डायग्राम आप लोगों ने बना लिया है, एक बार आप लोगों ने डायग्राम बना लिया तो बता देना। आप लोगों का डायग्राम बन गया हो, जरूरी है डायग्राम आपके पास होना चाहिए। डायग्राम होगा तभी आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा, वरना थोड़ी सी आपको कष्ट करने पड़ेंगे। इसलिए डायग्राम होना आपके पास जरूरी है। डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देता आपको डायग्राम एक साइड में। अब ऐसे कैसे ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो ऐसे ही समझ लो। डायग्राम आप लोग बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर बार बार दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा ऐसे से कहाँ से मैं कौन सा डाटा कहाँ से लिख रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बताता रहूंगा। अब देखो, इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट लाइन, चलो अब ठीक रहेगा, अब आपको सही दिखेगा भी और क्वालिटी भी सही रहेगी। चलो दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ। अब देखो, अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम से क्या लेंगे, क्या लेंगे भैया, त्रिभुज, या फिर हमारा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। आपको त्रिभुज एबीसी दे रहे हैं ना, आपका त्रिभुज एबीसी दिख रहा है ना, आपको त्रिभुज एबीसी दिखा, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, सी में। अब देखो, ये जो मैंने लिखा है त्रिभुज वाला ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, ये देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये है त्रिभुज हमारा ए बी सी, यानी कि हमारा यहां से ऐसे सी तक ए सी और बी, ऐसे करके कह सकते हो। तो यहां से हमारा ये हमारा पूरा त्रिभुज एक हुआ, समझ में आई बात। दूसरा मैंने लिखा ए डैश बी डैश सी, यानी कि हमारा ए डैश ये वाला बिंदु, बी डैश ये वाला बिंदु, और प्लस सी ये वाला बिंदु, तो हमारा ये यहां से यहां तक ऐसे वाला त्रिभुज। ठीक है, आपको ये त्रिभुज समझ में आ रहे हैं, कहां कहां से मैंने उठाए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भैया, मेरा जो है फोन है नार्जो 13, ठीक है। चलो अब देखो, नेक्स्ट क्या है, रियलमी का है। अब देखो क्या है इसमें, अब क्या भैया, इसमें ए बी जो होगा हमारा, ए बी अपॉन ए वन और बी वन, इसका अनुपात होगा। ये प्रतिबिंब है दोनों, ये वस्तु पर, नीचे वाला प्रतिबिंब होता है, बराबर बी सी अपॉन बी वन और सी होगा, बी वन सी की दूरी होती है। ठीक है, चलो ये हमारा समीकरण वन बन जाएगा। एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको मजा आएगा। एक एक स्टेप बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, जो नया बच्चा होगा ना वो भी सीख जाए। जो थोड़ा सा समझदार है वो तो कर ही लेगा बड़े आराम से, दिक्कत तो उसे है जो थोड़ा सा समझदार नहीं है। अब देखो, त्रिभुज एम एन एफ, एम एन एफ व ए डैश बी डैश एफ में। अब देखो, अब एम एन इसमें कहां पर है, एम एन तो आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको मैं दिखा दूं कहां पर एम एन इसका हो सकता है। तो जो हमारा ये है, ये जो ना यहां पर हमने एक लंब डाला, यहां पर हम एक लंब डालेंगे, जिसका नाम रखेंगे क्या, एम एन। क्या रखेंगे, एम एन रखेंगे, एम एन रखेंगे। ये देखो, ये मैंने इसका नाम दे दिया। इस बिंदु से, एम बिंदु से एन बिंदु पर मैंने एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब डाल दिया है। ठीक है, जिसका नाम एम एन रखा मैंने। ठीक है, तो हमारा एम एन और एफ, अब ये त्रिभुज बनना ना, ये देखो यहां से
यहां से यहां पर ऐसे, यहां से कुछ ऐसा दिखेगा त्रिभुज, ऐसा ऊपर एम, नीचे एन, ये एफ, ठीक है, कुछ ऐसा त्रिभुज दिखेगा एम एन एफ। और इसके बाद ए डैश बी डैश और एफ दिखा, ए डैश बी डैश ये छोटा वाला, ये जो छुटकू सा है ना, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ए डैश बी डैश और एफ, ये छुटकू वाला भी त्रिभुज यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? हर एक त्रिभुज आपको समझ में आएगा तभी मजा आएगा। थम्स अप करते हैं ना बीच बीच में, क्योंकि हम आपके कमेंट्स नहीं देखेंगे, थम्स अप आपके देखेंगे बस। ठीक है, कि आपके जो थ्योरी लिखे वो नहीं पढ़ेंगे हम, थम्स अप आ गए वो समझ आएंगे, हाँ सही है सब कुछ। चलो अब देखो, इसमें जो हमारा एम एन होता है, एम एन अपॉन ए वन बी वन बराबर एन एफ अपॉन बी वन एफ, ये बराबर होंगे आपस में। क्या होंगे? ये बराबर होंगे आपस में। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। और चूंकि चूंकि यहां पर बात यह आ जाती है कि जो हमारा एम एन है, एम एन बराबर हमारा ए बी भी हो सकता है। अब क्यों होगा ए बी? चूंकि एम एन बराबर ए बी। कैसे भैया? ऐसे सुनो कैसे। अब देखो, हमारा जो ए बी है, जो हमारा ए बी है, ए बी, अब ये लाइन कैसी चल रही है? मैंने क्या लिखाया था? समानांतर चल रही है। समानांतर का मतलब होता है बराबर बराबर, जैसे कि रेल की पटरियां वो बराबर होती ना, थोड़ा सा आगे पीछे तो होती नहीं है, बिल्कुल बराबर दूरी पर होती है, यानी समानांतर ऐसे से बिल्कुल समानांतर चीजें हों, तो ये क्या है? बिल्कुल समानांतर है। तो जो यहां से यहां की दूरी होगी, जो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी होगी, वही सेम बिंदु की दूरी ए से बी तक होगी। होगी कि नहीं होगी? इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया हमारा जो एम एन है, जो एम एन है वो ए बी के बराबर होगा। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम इसको ए बी, एम एन की जगह क्या लिख सकते हैं? एम एन की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए डैश और बी डैश बराबर एन एफ अपॉन बी वन एफ हो जाएगा। हो जाएगा, चलो बढ़िया है। ये हमारा समीकरण बन जाएगा, समीकरण समीकरण सेकंड, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। आगे क्या होता है भैया, देखते हैं बाबूराव, थम्स अप करते रहना आप लोग बीच बीच में। चलो अब देखो, अब हम करेंगे यहां पर एक और खेला। क्या? समीकरण, समीकरण वन व समीकरण सेकंड से, सेकंड से। अब इससे लाएंगे, क्या लाएंगे भैया? आपको पता होगा, जो मैंने आपको पहले कराया था, पहले पहले क्या कराया था कि ए बी बराबर क्या है, ये मैंने आपको कराया था ना कि सबसे पहले वाले त्रिभुज में, सबसे पहला वाला त्रिभुज क्या था? ये वाला, कि भैया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी वन सी होता है, बी डैश सी होता है कि नहीं? तो भैया ये यहाँ पर है। दूसरा मैंने आपको यहाँ ये करा दिया, दूसरा मैंने आपको ये कराया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन बी वन एफ होता है। तो हम ए बी को काट दें, इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर हम कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करेंगे भैया? तो यहाँ पर देखना ध्यान से, हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं बी सी अपॉन बी वन सी बराबर एन एफ अपॉन बी वन एफ हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। इतना अगर आपने कर लिया तो आगे हम एक यहाँ पर और करेंगे बात। क्या होगी भैया? यदि यदि पी व एन पास हूं, पास हैं, पास हैं, तो भैया एन एफ बराबर पी एफ होगा। ये क्या कर दिए सर जी? बताता हूं भैया क्या किया हूं मैं। अब देखो, यहां पर देखो, जो हमारा एन के बिंदु है वो पी के पास में है। पास में है कि नहीं? पास में, बिल्कुल पड़ोसी है। ठीक है, एकदम गजब के पड़ोसी हैं, जैसे कि मोदी और अमित शाह है, वैसे नहीं, एकदम गजब के पड़ोसी हैं। तो बात तो एक ही है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि भैया जो हमारा पी है वो एन के बराबर है, यानी कि पी हमारा एन है। समझ में आई बात? वही क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने आपको क्या लिखा है देखो, यदि पी व एन पास हो तो एन एफ बराबर पी एफ कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो पी से एफ की दूरी है उसे हम एन से एफ की दूरी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पास पास हैं। समझ आई बात? इसलिए जो है
हम इसमें क्या कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पर जो NF की वैल्यू है उसे PF में, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसीलिए इसीलिए हम BC अपॉन B1 C बराबर क्या कर लेंगे, जो हम NF की वैल्यू है ना, NF की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर PF अपॉन B1 और C, सॉरी F लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में, इतनी इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब आगे आपको समझना है आगे क्या होता है भैया, आगे समझो। जो BC है, अब भैया BC की दूरी यहां समझो क्या है, BC यहां पर BC क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है BC। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, समझो पहले। हमारी दूरी ये कितनी है BC, यहां से यहां तक, हम इसको P से B लिख सकते हैं, ठीक है। एक खंड में यहां से यहां तक कर लूं, एक खंड यहां से यहां तक कर सकता हूं, कि नहीं कर सकता हूं, और ये खंड यहां से ही हम क्या कर सकते हैं, यहां से तक कर सकते हैं। तो हम एक कह सकते हैं PB और इसको कह सकते हैं PC, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो हम भैया इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, PB प्लस PC, कर सकते हैं। अब क्यों किए भैया, आपको पता है कि हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, किसकी, वस्तु की दूरी की। आई बात समझ में, वस्तु की दूरी पुट करनी है ना, PB आएगा ना तभी तो। चलो फिर PC यानी कि त्रिज्या आएगी, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी ना आपको, ऐसे करके करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर सकता हूँ। दूसरा क्या आया, दूसरा भैया हमारे पास आ गया PF। तो PF तो भैया हमारा बराबर PF ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, PF बराबर PF ही रहेगा। इसके नीचे B' आया, B' आया है। अब देखो, जो ये B' आया है ना, B' यानी कि इस बिंदु से यहां तक की जो दूरी है वो हमें निकालनी है। तो हमें भैया पता है कि हमारा पोल से यानी कि PC से ये दूरी PC, ये दूरी है। अगर इस दूरी यानी PC में से हम ये वाली दूरी घटा दें, कौन सी दूरी, P से B वाली दूरी घटा दें, तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं समझे, समझाता हूं, अभी आपको समझाता हूं भैया कैसे। हमारा कहने का मतलब है भैया, अगर हम PC में माइनस PB1 कर दें तो हमारा क्या आएगा, B1C बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। थम्स अप करो अगर समझ में आया है। समझ में बात आई आपको कि अगर हम PC, जो यहां से यहां तक दूरी है, ये वाली दूरी यहां तक है PC, इस दूरी में से अगर हम PB1 दूरी माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, B' बचेगा, या B1C बचेगी दूरी। तो वही तो मैंने यहाँ पर बचा ली है, समझ में आई बात, वही तो मैंने यहाँ पर लिखी है। चलो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर PC माइनस PB1 कर सकते हैं। अब PF तुम्हारा वैसे ही रहेगा। अब आता है B1F, क्या आया है, B1F आया है। जो B1F आया है इसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, B1F यानी कि इस बिंदु से यहां तक की दूरी है, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम लिखेंगे P से, यहां पर P, हर एक दूरी कहां से होती है, मैंने आपको पहले बताया था, हर एक दूरी हमेशा पोल से नापी जाती है, यानी कि जो आपका ध्रुव होता है उस बिंदु से नापी जाएगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है। अब देखो, अब इस P से F यानी कि हमारा PF है, अगर इस PF से हम PB1 घटा दें, यानी जो हमारा PF है, PF से माइनस इस PF से हम PB1 को घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, तो B1F बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यही तो बचेगा। तो भैया यही सी को हम चेंज करके लिखना है हमें, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए हमने उसको क्या किया, इसको हम PF माइनस PB1 कर दिए, ठीक है। खुश हो, अरे खुश होना इससे, बताओ, इससे आप लोग संतुष्ट हो, बताओ जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आपको, ठीक है। अब देखो इसके आगे आपको समझ में आया था, मैंने पहले मैंने आपको क्या लिखाया था कि भैया हमारा PB क्या होता है, PC क्या होता है और ये क्या होता है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, क्या, इनका जो है वैल्यू यानी कि इनकी दूरी पुट करनी है, कि हमारा जो सूत्र निकालना है।
कि हमारा जो पीबी है वो किसकी दूरी होती है, पीसी है वो किसकी दूरी होती है, इसी को हमको यहाँ पर लिखना होगा बस। इसी को हमें यहाँ पर ओनली लिखना है, बस बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी और हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। कैसे? अब देखो पीबी, सबसे पहले आप याद करो, मैंने आपको लिखा थी पीबी। अब ये जो पीबी है, इस पोल से इसकी दूरी क्या है, बी वाली की, यानी वस्तु की दूरी हमेशा यू होती है। क्या होती है? यू। हमेशा जब पोल से हम इस तरफ की, यानी कि पोल से यहाँ पर देखो, इससे हम क्या इधर जा रहे हैं, बाई तरफ जा रहे हैं। जब हम इस पोल से बाई तरफ जाते हैं, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो हमेशा दूरी माइनस में लिखी जाती है, इसमें माइनस में ली जाती है। इस कारण हमें क्या लिखना होगा, इस कारणवश हमें इसमें पीबी को क्या लिखना होगा, माइनस यू लिखना होगा। क्या? माइनस यू लिखेंगे, ठीक है। प्लस, प्लस का सिंबल है, प्लस लगेंगे। अब पीसी क्या है भैया, पीसी हमारी ये है, इस पी से ये वाली दूरी, यानी कि पोल से सी, यानी कि वक्रता त्रिज्या, आई बात समझ, यानी वक्रता त्रिज्या की दूरी। और जब हम इस पोल से दाहिने ओर जाते हैं या दाई तरफ जाते हैं, तो हमेशा दूरियां प्लस में ली जाती हैं। इस कारणवश हमें यहाँ पर प्लस में आर लिखना होगा। आर, आर क्यों लिखे? वक्रता त्रिज्या आर से दिखाई जाती है, बटे अब जो पीसी है, पीसी आपको पता है क्या है भैया, आर ही होगी। क्या होगी? आर ही आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भैया हमारा क्या आएगा, अब देखो नीचे, नीचे क्या आएगा इसको समझते हैं। अब देखो इसमें अब क्या खेल हो गया, यहाँ पर ये वाला, ये जो माइनस का सिंबल लग रहा है ना, ये माइनस का सिंबल इससे लग रहा है क्योंकि ये वाला माइनस, ये देखो यहाँ पर माइनस है ना, इसीलिए माइनस लगा है। ये ऊपर प्लस का, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा PB1 है, PB1 की दूरी, यानी कि इससे इसकी दूरी PB1, जो B1 है ना, ये क्या है, ये भैया हमारा है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। यानी कि यू की दूरी, यू की दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि भैया दाहिने ओर है, इधर दाहिने ओर है, इसलिए दाहिनी तरफ है, इस कारण। बराबर पीएफ क्या है, पीएफ हमारी फोकस दूरी थी। पीएफ क्या थी? फोकस दूरी। ये देखो, इस बिंदु से इसकी दूरी यानी फोकस की दूरी, यानी एफ आएगी हमारी, तो एफ लिख देंगे यहाँ पर, सिंपली हम यहाँ पर एफ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। चलो अब देखो पीएफ क्या होगी, फिर एफ आएगा, माइनस आ जाएगा। पीबी1 क्या है, पीबी1 क्या भैया, यू है। क्या है? पीबी1 क्या है, पीबी1 हमारी क्या आएगी, बताओ जल्दी से, पीबी1 क्या आएगी। PB1 क्या आ जाएगी, चलो ये हमारी प्लस में आएगी। क्या? प्लस में आएगी। और ये वाला जो माइनस का सिंबल आया यहीं से आया, तुम्हारा ये भी आ गया, आ गया। अब देखो, अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस लास्ट स्टेप आ गए हो। अब आप लोग लास्ट स्टेप पे आ गए हो। अगर अभी तो कोई समस्या हो, परेशानी, प्लीज एक बार पूछ लें। अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो प्लीज एक बार बता दें। अगर यहाँ तक कोई समस्या परेशानी हो तो एक बार बता दे, मैं रिकॉल कर दूं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। बस गुणा भाग है, अब जो गुणा भाग है वही आपको करना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अगर समस्या हो इसमें, इसको रखने में, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें रखने में समस्या आ सकती है। अगर आप लोगों ने चिन्ह त्रिपाठी नहीं पढ़ी है तो आपको समस्या आएगी। जिन बच्चों ने चिन्ह त्रिपाठी पढ़ रखी है उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, कोई बात नहीं, आपको नहीं आया। देखो अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पर आर, आर को हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि भैया जो आर होता है, आर बराबर 2f होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, सॉरी, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दुगनी होती है, ठीक है। तो भैया जो आर है, आर को हम 2f लिख सकते हैं, आर को 2f लिख सकते हैं, बताओ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो हम यहाँ पर 2f लिख देंगे। क्या? 2f, 2f लिख देंगे। जो ये माइनस वाला है ना, इसको हम इस साइड में ले आएंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। बटे यहाँ पर भी 2f लिख देंगे, माइनस v लिख देंगे, बराबर एफ तो एफ ही रहेगा, एफ तो हमारा एफ ही रहेगा, नीचे वाला भी हमारा सेम रहेगा, ऐसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारा ये वाला बन जाएगा, ये वाला हिस्सा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको आगे दूसरे पेज पर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, इस पे दूसरे पेज पर, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे पेज पर कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना आपको नहीं है। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर से दोबारा से मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने वहां लिखा था, माइनस यू अपॉन 2f माइनस वी बराबर एफ अपॉन एफ माइनस वी। ऐसा ही मैंने वहां लिखा था, ऐसा ही मैंने वहां पर लिखा था। अब इसको मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। अब इसमें करेंगे कैंची गुड़ा। क्या करेंगे? कैंची गुड़ा करेंगे। क्या करेंगे? कैंची गुड़ा। अब इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिकॉल कर रहा हूँ।
जैसे ये है माइनस यू है, ये बन जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, कैसे, ऐसे एफ माइनस वी, ऐसे आ जाएगा। अब हम इसकी गुणा करेंगे आपस में, इसकी आपस में गुणा करेंगे, यानी कि हमारा 2f² आएगा, फिर इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ, इस प्रकार से, और फिर उसके बाद जो इसके साथ आएगा, यहाँ पर जो सिंबल है वो आ जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा ना, इसलिए इसको भी मैं करा रहा हूँ। और इसके बाद ये क्या है, माइनस का सिंबल, माइनस आ जाएगा। अब इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इसके साथ गुणा करेंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब देख लेना, मैंने यहाँ पर करके बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो माइनस यू एफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का यू वी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर समझा दिया हूँ कैसे होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी बेसिक चीजें भी नहीं पता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2f² माइनस क्या करेंगे, माइनस 2f v करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा भैया, उसके बाद हमारा आ जाएगा, एक मिनट, 2f हो गया, ठीक है। हाँ, इसके बाद आएगा हमारा क्या आ जाएगा भैया, माइनस यू एफ, क्या आएगा, यू एफ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा भैया प्लस यू वी आ जाएगा, ठीक है, यू वी आ जाएगा, ये हमारा आ गया। अब इसके बराबर में क्या है हमारा, इसके बराबर में हमारा, इससे अब इसकी होगी, तो 2f² आ जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस का आ जाएगा वी एफ आ जाएगा, क्या, वी एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी एफ आ जाएगा, वी एफ आ गया वी एफ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कट्टिंग कट्टा होगी, बराबर के इधर और बराबर के इधर अगर दोनों सेम होते हैं उनको काट दिया जाता है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपस में। अब बचेगा इधर क्या, इधर हमारे पास क्या बचा है, इधर हमारे पास माइनस का 2f v बचा है, माइनस का यू एफ बचा है, ठीक है, और प्लस का यू वी बचा है। और इधर से यहां पर ये माइनस में था, इसको हम अपनी तरफ ले आएंगे तो इधर हो जाएगा ये प्लस में वी एफ, क्या हो जाएगा, प्लस का वी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का वी एफ बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसके बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखो ये यहां पर वी एफ है, यहां पर 2vf है, 2vf में से एक vf घट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस माइनस वी एफ बचेगा, वी एफ। ऐसा क्यों बचा, यहाँ पर ये माइनस का क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि बड़ा था माइनस वाला, बड़े वाले से छोटा वाला घट गया, तो हमारे पास वी एफ बचा एक सिंगल, ठीक है, माइनस यू एफ बचेगा, प्लस का यू वी बचेगा, बराबर 0 बचेगा। कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे चलते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, यू वी एफ से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, अगर हम इसमें भाग देते हैं तब क्या होगा, तो माइनस का जो हमारा क्या था, माइनस का वी एफ था अपॉन यू वी एफ, ठीक है, माइनस का ऊपर क्या था, माइनस का था यू एफ अपॉन यू वी एफ, ये प्लस का था यू वी अपॉन यू वी एफ, कुछ ऐसा सीन दिखेगा, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने यहाँ से v काटा, ये v काटा, ये f काटा, ये f काटा, यहाँ से u काटा, यहाँ पर f काटा, यहाँ पर f काटा, यहाँ पर मैंने u काटा, v काटा, u काटा, v काटा, ठीक है, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, इधर तो 0 है ना सामने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बचा क्या, बचने की अगर बात करें तो हमारे पास 1/u बचा, माइनस का हमारे पास क्या बचा, माइनस का हमारे 1/v बचा, प्लस का हमारे पास 1/f बचा, ऐसा कुछ बचा हमारे पास सीन, हमारे पास सीन कैसा बचा, ऐसा कुछ। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं उस तरफ भेजेंगे, तो हमारे पास 1/f बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, प्लस का 1/u आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको, ये जो हमारा सूत्र निकल के आया है, ये है हमारा उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन। ये क्या है, ये उत्तल दर्पण सूत्र का निगमन होता है, इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर, या फिर निगमन कह लो या सूत्र कह लो।
अगर उत्तल दर्पण में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये सूत्र निकालना है। आपसे क्वेश्चन निगमन के आते हैं, आपके एग्जाम में निगमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका निगमन करवाया है। आप लोग देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के उसमें देखने को आपको मिल जाएगा निगमन। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर, अगर कोई दिक्कत आपको हो, परेशानी हो, तो इसको मैं समझा दूं एक बार और, वरना मैं आगे का जो टॉपिक है उससे कंटिन्यू करूं। आगे का बस छोटा सा टॉपिक है, उसको भी आज ही टॉपिक कवर कर लेते हैं, वरना फिर आपका छूटेगा। ठीक है, कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग अगर इजाजत दें तो आप लोगों के लिए मैं बॉटनी में या फिर केमिस्ट्री को, ये बॉटनी या फिजिक्स को 3 दिन कर दूंगा। ठीक है, 3 दिन कर दूंगा, उसके हिसाब से आपका मैथ भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि किसी को एक को तो आपको छोड़ना होगा, थोड़ा सा 2-3 दिन आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप लोग समय देंगे तो मैं मैथ स्टार्ट कर दूंगा। मैथ में स्टार्ट क्या करूंगा, ज्यामिति, क्योंकि 10 नंबर की ज्यामिति आती है। ठीक है, और 10 नंबर उसके बाद करेंगे मेंसुरेशन 10 नंबर का, 40 नंबर आपका ऐसे कवर हो जाएगा। सांख्यिकी आपकी ऑलरेडी कवर है, सांख्यिकी आपकी ऑलरेडी कवर है। उसके बाद मैं ज्यामिति कवर कर दूंगा, 10 नंबर वो हो जाएंगे, 30 नंबर। उसके बाद मेंसुरेशन 10 नंबर, यानी कि आपका 40 नंबर। ये ऐसे नंबर हैं जो 100% आपके आते ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये लघुगणक, ऋणात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इनका बेसिक पढ़ो, बाकी आपको कोई काम का नहीं है। ठीक है, वहां पर 10 नंबर का केवल है। अगर आप सारा दिमाग अपने ट्रिग्नोमेट्री में लगा दिए तो कोई अर्थ का नहीं निकले वाला है, क्योंकि वहां से पता नहीं कहां से आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपका जब पता है कि मेंसुरेशन 10 नंबर का आ रहा है, ज्यामिति आपकी 10 नंबर की आती ही आती है, उसमें दिक्कत क्या है, कम सिलेबस है, पहले उसको कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब तो बाद वाली चीजें हैं। ठीक है, 10 नंबर बचेगा। 10 नंबर में आपका लघुगणक है, घातांकरणी है, हरात्मक श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब उसमें आते हैं। क्रमचय संचय सब इसी में आते हैं। ठीक है, जो 10 नंबर बचेंगे, ठीक, उसमें कई सारे सब्जेक्ट मतलब कि चैप्टर बचेंगे। तो हम लोग पहले अपने जो कोर नंबर हैं, जो अचीव करने वाले नंबर हैं, हासिल करने वाले नंबर हैं, उनको पहले फोकस करेंगे। ठीक है, ऐसे आई बात समझ में, तो ऐसे करके अब आपके ऊपर है, जैसा आप बताएंगे, वरना आप अगर कहोगे तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूँ मैथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इजाजत दे तो यूट्यूब पे कोई किसी टाइम में उसका निकाल दूंगा, मैराथन के तौर पर वहां पर भी आपको कवर करा सकता हूँ। ये भी बात सही है कि भैया सर जी 3 दिन फिजिक्स हो जाएगी, 3 दिन बॉटनी हो जाएगी, ये क्या है मतलब। हाँ, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन बॉटनी, यानी दो, यानी कि जब आपकी वो चलेगी मैथ, वो 2 दिन चलेगी, 2-2 घंटे चलेगी ना, यही तो बात है। 2 दिन चलेगी और 2-2 घंटे चलेगी, सुबह भी शाम को भी। बहुत जल्दी मैथ खत्म कर दोगे या फिर तो। चलो, अभी आगे देखते हैं, पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, उसके बाद अभी बताते हैं आपको क्या करने वाले हैं उसमें। अब आता है भैया रेखीय आवर्धन। क्या आता है, रेखीय आवर्धन। क्या है भैया ये रेखीय आवर्धन, क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेखीय आवर्धन। क्योंकि आप लोगों में क्या आता है ना, कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि 6 नंबर में आया क्वेश्चन, तो उसमें 3-4 उसके नीचे शब्द दिए होंगे कि 2 नंबर में ये, 2 नंबर में, तब मिला के 6 नंबर का होता है। उसी में आपका रेखीय आवर्धन भी पूछ लिया जाता है। क्या, रेखीय आवर्धन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखो इसमें क्या है, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि दर्पण का जो प्रतिबिंब है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, और वस्तु की जो लंबाई है, ठीक है, उसकी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं भैया, उसी को हम कहेंगे क्या, रेखीय आवर्धन। जैसे कि यहाँ पर ये वस्तु इतनी बड़ी थी, मान ली यहाँ पर ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक थी, 2 थी, 2 इकाई थी, वहीं पर प्रतिबिंब कितना है, प्रतिबिंब 1 इकाई है, तो भैया इसका जो अनुपात है ना 2:1, यही हमारा क्या है, रेखीय आवर्धन। समझ में आई बात, इसी अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे हम एम से लिखते हैं, किससे, एम से लिखा जाता है। एम से क्यों लिखते हैं, अंग्रेजी का शब्द पढ़ो यहाँ पर, लीनियर मैग्निफिकेशन, आवर्धन। ठीक है, इसी से एम जो है यहाँ पर लिया गया है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम आपको बना देना, अगर रेखीय आवर्धन आपसे पूछा जाता है तो ऐसे वस्तु की लंबाई अपॉन प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण, इसलिए इसको नीचे बनाए। अभी उत्तल दर्पण होता तो यही प्रतिबिंब ऊपर सीधा बनता, जैसे ये वाला है ना, ये अगर ये होता तो ऐसे सीधा बनता प्रतिबिंब।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम आई से देखते हैं दिखाते हैं, वस्तु की लंबाई जिसे हम ओ से दिखाते हैं। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, आई मीन्स होता है इमेज, ठीक है, आई मीन्स इमेज होता है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको आई ओ लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं भैया, एम बराबर वी, इमेज क्या होता है यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है वी होती है, और वस्तु की दूरी यू होती है, इसलिए इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बस ये रेखीय आवर्धन आपका खत्म हुआ, रेखीय आवर्धन आपका समाप्त हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं, बस वही दो तीन लाइनें हैं आपकी लिखनी है, और उतना ही आपको लिखना भी है, उसमें कुछ आप ज्यादा स्टाइल लिखना भी नहीं है आपको, ठीक है। जितना है वो बिल्कुल सॉलिड चीज है, इतना लिखोगे नंबर आपका नहीं कटेगा। फिजिक्स वगैरह में, फिजिक्स है मैथ में, इसमें ज्यादा कॉपी भरने की आवश्यकता आपकी नहीं पड़ती है, आपका आंसर सही होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो, अवतल दर्पण की अगर बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो भैया नाक कान गले वाले जो डॉक्टर होते हैं वो आंतरिक भाग को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत बनाने वाले, यानी कि जो हजामत जानते हो क्या होती है हजामत, पता है कितने लोग ऐसे हैं जिन जो हजामत जानते हैं, बताओ। टॉर्च है, सर्च लाइट है, वाहनों की हेडलाइट, इसकी वाहनों की हेडलाइट, ध्यान रखिएगा क्या बोला है, वाहनों की हेडलाइट, यानी कि गाड़ी के आगे वाली जो लाइट होती है ना उसकी बात की गई है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, उसमें जो कांच होता है, जो लेंस होता वो दर्पण होता है, वो अपना अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है भैया, नेक्स्ट आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या है, तो वाहनों में पश्च दृश्य, जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी के पीछे का जो दृश्य होता है, बैक साइड का जो साइड में लगे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं। अखिलेश जी शाम वाली पीडीएफ डल चुकी है, शाम वाली पीडीएफ डल चुकी है, ठीक है। उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किसमें करते हैं, वाहनों का पश्च दृश्य, बाइक में लगा होता है साइड में, ताकि पीछे की चीजें दिखाई दे उसमें, पीछे से क्या आ रहा है, ठीक है, पीछे से क्या आ रहा है उसको देखने के लिए। और क्या है, सड़क पर लगे प्रकाश लैंप, इसका मतलब क्या है, जो देखते हो ना रोड के किनारे, रोड किनारे जो खंभे लगे होते हैं, उन खंभों पर क्या है, वो लगी होती है स्ट्रीट लाइट, क्या कौन सी लाइट, स्ट्रीट लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट। उन स्ट्रीट लाइटों में जो प्रवर्तक होता है, जो दर्पण होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये फैलाता है, क्या करता है, ये रोशनी को फैलाता है। उत्तल उत्तल दर्पण क्या करेगा, ये बताओ, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, यहां से रोशनी इसमें टकराएगी, इससे दर्पण से, और बाहर की तरफ फैलेगी, बाहर की तरफ फैलेगी, यानी चारों तरफ फैलाने का काम करेगा, इसलिए हम इसको स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब इसको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को याद कैसे, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना कौन सा होता है, तो ऐसे याद रखना, वाहन जो होते हैं ना, वाहन वाहन का जो शीशा होता है वो छोटा सा होता है, और जो शीशा तो छोटा है, लेकिन शीशा कैसा है, छोटा, और उसके अंदर क्या आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्या आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वस्तु छोटे में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वस्तु छोटे में दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रक इतना बड़ा होता है, वो शीशा इतना सा होता है, उसके अंदर आ जाता है, आ जाता कि नहीं आता, तो भैया उत्तल नाम क्या है इसका, उत्तल यानी कि छोटा, और बड़े बड़े काम करता है, यानी कि बड़े दृश्य दिखाता है, ठीक है। देखो ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन मतलब कि आप याद करने की थोड़ी सी टेक्निक होती है, कि कैसे कैसे आप याद कर सकते हो, बस थोड़ा सा, ये भैया ये है ना कि बड़ा बड़ा जो है छोटा बड़े को छोटे में दिखा देता है, बड़े को छोटे में दिखा देता है, वाहनों में लगा होता है, छोटे में दिखा देता है, छोटा यानी उत्तल दर्पण, तो कैसा दर्पण हुआ, उत्तल। देखो दो तीन शब्द है ना, उत्तल, अवतल, उत्तल छोटा है इसलिए उत्तल, ठीक है, जो बड़े चीज को छोटे में दिखाता हो, ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। हाँ, हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाले ना, होते हैं जो नाई वगैरह होते हैं, नौवा जिसे बोलते हैं, नौवा नाई, ठीक है, सैलून, सैलून पर होती है। हाँ, कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा, कल जो चैप्टर होगा वो हमारा ये होगा अपवर्तनांक, क्या सा चैप्टर है, अपवर्तनांक चैप्टर है, ये देखो यहाँ पर दिखा अपवर्तनांक चैप्टर, तो कल हमारा अपवर्तनांक चलेगा, काफी लंबा चैप्टर है प्रकाश वाला। इसके बाद पूरा आपका मानव यंत्र वगैरह है, फिर आपका जो है प्रकाश का ध्रुवण है, और भी है। इसके बाद वो आपका क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी चैप्टर पूरा कवर हो चुका है, काफी चैप्टर हैं आपके, साइंस तो चलती रहेगी। अब आप लोग ये बता दें मैथ को लेकर, मैथ के लेकर आपको क्या सीन चाहिए, देखो
मैं ये कर सकता हूँ आपके भौतिकी, भौतिकी और आपका वनस्पति, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों के साथ साथ गणित, ये तीन जो है ना सब्जेक्ट, ये तीन सब्जेक्ट मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है धीरे धीरे, ठीक है, कि पहले देखो मेरे पास गणित का नोट्स नहीं था, तो मैंने नोट्स इसका तैयार किया है, ज्यामिति का आपका नोट्स तैयार हो चुका है, ठीक है, बस आपको बस कराना है। अब देखो, इसमें जो है भौतिकी भी आपकी चलती रहे डेली, और आपकी वनस्पति चलती रहे, और गणित भी चलती रहे। मेरा चाहना यही है कि आपके ये दोनों चलती रहें, ये तीनों, तीनों की तीनों चलती रहें। और रही बात अभियंत्रण की, अभियंत्रण, अभियंत्रण में जो अगर बात करें हम, तो उस दिन जैसे मैंने एक मैराथन ली थी, उसमें ऐसी प्रकार से वन शॉट वीडियो आती रहेंगी, आपका मैक्सिमम पार्ट मैं उससे कवर कर लूंगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने उसको कराया था आपके इंजन खिंचाव वाले प्रश्न, जो खिंचाव वाले मैंने प्रश्न कराए थे, उसमें पूरा का पूरा 6 नंबर आपका कवर है, 6 से 7 नंबर बड़े आराम से आपके कवर हैं। एक क्वेश्चन तो हर हाल में आपसे पूछा ही जाएगा उससे, ठीक है। इसी प्रकार से उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है ना, अभियंत्रण में थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। हाँ अरुण जी, आप सिर्फ आप नहीं हैं यहाँ पर, हमें सभी बच्चों का फीडबैक चाहिए। आपके यहाँ पढ़ाई जाती होगी, हो सकता है बहुत बच्चों के यहाँ नहीं पढ़ाई जाती होगी, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा समझ में आ ही जाएगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगी, मुझे पता है। हर एक व्यक्ति हर एक के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हर एक को, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं सब में, ठीक है। बट जो बच्चे अभी, ठीक है, या फिर अगर आपको कहोगे तो हमारा जो भौतिकी है, वनस्पति ऐसे चलते रह देंगे, और गणित जो है इसी प्रकार से सैटरडे संडे को वन शॉट वीडियो आती रहेंगी, आपका टॉपिक पूरा कवर करते रहेंगे, जैसा आप कहेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने इसको अभियंत्रण और इसको तो ऐसे ही कवर करने की सोचा था, वन शॉट वीडियो में आपका ये कवर होता रहेगा, बताओ जैसा आप कहोगे। दो वन शॉट वीडियो ले लेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, उसी में आपका ये कवर हो जाएगा, उसी में आपका गणित के जैसे कि ज्यामिति के 2-3 वन शॉट होंगे, 2-3 तो बड़े आराम से होंगे, ठीक है, ज्यामिति के, क्योंकि 10 नंबर की आती है ज्यामिति, उसको छोड़ना नहीं है, और बहुत सरल है, बहुत सरल इससे है कि ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं, आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग फोकस इसको करेंगे गणित में, ज्यामिति को पहले टारगेट करेंगे, और सांख्यिकी के जो चैप्टर हैं वो आपको कवर कर लेने हैं, उसको हल्के मन नहीं लेना है आपको, जो पहले से लगे हुए हैं उन्हें आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग गणित का जल्दी से स्टार्ट करने का प्लान हमारा पूरा है, इसकी या तो इसको हम संडे को कर लेंगे, सैटरडे को कर लेंगे, ठीक है। हाँ वन शॉट में कर लेंगे, वन शॉट में फायदा ये रहता है कि आपका पूरा टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाता है। हाँ देखो, 5 दिन आपकी सप्ताह में 5 दिन चलती है, अगर हमने 3 दिन इसको कर दिए, ठीक है, 3 दिन इसको 3 दिन इसको, उसके बाद 2 दिन बचे, 2 दिन यानी सुबह भी आपको मैथ पढ़ना है, शाम को भी मैथ पढ़ना है, तो 2-2 घंटे हो जाएंगे एक दिन में, अब तुम जानो, जैसा आप कहो, जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। चलो ठीक है, बाकी बच्चों से भी मैं फीडबैक ले लेता हूँ, बाकी आप लोगों को फीडबैक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली आते हो लाइव क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं बच्चों का फीडबैक वहीं दूंगा, ठीक है, तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच।